जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज़ हूँ और मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँ, इधर यूके में रहती हूँ। तो मेरा चैनल स्वीट मी नाज़ यूके है और ये मोनेटाइज हो गया। इसकी खुशी में मैंने सोचा एक व्लॉग बनाती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और लाइक करते हैं। तो आज तक तो मेरे कैमरे के सामने कोई व्लॉग नहीं बनाया है, तो ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं कैमरे के सामने बना रही हूँ। तो ये भी कहना चाहती हूँ कि ये मेरा अ, एक ही चैनल नहीं है, इसके अलावा मेरे और भी 2 चैनल हैं। मैं यूट्यूब पर नियरली 2.5 ईयर से काम कर रही हूँ। तो मकसद ये नहीं है कि मैं यूट्यूब से कोई अर्निंग करूँगी या कुछ। जो भी अर्निंग होती है वो मैं गरीबों को भेज देती हूँ। और मेरा मकसद यूट्यूब पर आने का ये था कि मैं तो इधर जॉब करती थी 27-28 ईयर्स से, और एक दिन का भी गैप नहीं था मेरी एम्प्लॉयमेंट में। हमेशा एक जॉब छोड़ी तो दूसरी स्टार्ट कर दी। तो फ्री टाइम तो होता नहीं है यूके में अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो। बट रिसेंटली 2 साल पहले मुझे कुछ हेल्थ इशू हुए और उसकी वजह से मैंने जो है जॉब छोड़ दी। तो जो बंदा जॉब करता है ना, उसको आराम नहीं लगता, वो आराम से बैठ नहीं सकता। और कुछ हेल्थ इशू थे जिसकी वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो इतनी लाइफ अपनी पूरी मैंने काम करने में गुजार दी, तो ज़िंदगी में क्या बनाया है, काम काम काम। वही ओल्ड स्टोरी, मकान बनाओ, गाड़ी लो, अब ये चेंज करो वो चेंज करो। बंदा हमेशा सारी ज़िंदगी जो है ना अपने लिए ही गुजार देता है और अपनों के लिए ही गुजार देता है। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे है ना दूसरों की मदद हो सके। तो अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे पास फ़ेसबुक थी तब, तो पहले मैं 2 साल पहले सिर्फ फ़ेसबुक चलाती थी। तो मैं करती हूँ, चैरिटी करती हूँ। मैंने ये सोचा कि जब मेरी वालदा साहबा फ़ौत हुई थी तो वो मुझे कह के गई थी कि खैरात करने जाया करना पाकिस्तान, जब भी जाओ। हमारा वहाँ पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो हमारी वालदा साहबा इधर आई थी और मैं 13 साल की साथ उनके आई थी। मैं बहन भाइयों में बड़ी थी और हमारे वालिद साहब इधर सेटल थे। तो मेरे बहन भाई भी छोटे छोटे मेरे साथ आए थे और अभी हम सभी इधर ही सेटल हैं और हमारी वालदा भी फ़ौत हो गई हैं। तो मेरे वालिद साहब हैं, वो बीमार रहते हैं, तो काफ़ी हेल्थ इशू है उनको। तो हमारा तो पाकिस्तान में कोई है नहीं। तो मैं तो 91 में आई थी पाकिस्तान से और 13 साल की थी और इधर ही बस सेटल रहे। और इन इतने सालों में 33-34 सालों में 3 बार या 4 बार मेरा पाकिस्तान जाना हुआ, और वो भी एक दफ़ा जो है 10 दिन के लिए गई थी और बाकी 2-3 दफ़ा जो है एक एक वीक के लिए गई थी मैं। क्योंकि वहाँ जब आपका अपना कोई नहीं हो, बहन भाई, वालदा या वालद, या जैसे कह लें दादी दादा, नाना नानी, तो फिर जाने का दिल नहीं करता। तो इससे पहले कि मैं और बात कुछ करूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ अच्छी सी फ्रेंडशिप बना लीजिए और मैं भी आपके साथ अच्छी सी फ्रेंडशिप बना लूँगी। ज़रूर आपको विज़िट करूँगी। आप भी एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो चलें वापस चलते हैं, बात को वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ मैंने छोड़ा। कि आज मकसद था कि ये एक तो चैनल मोनेटाइज हुआ है तो व्लॉग बनाऊँ और सबका थैंक यू करूँ कि जिन्होंने सपोर्ट किया और मेरे चैनल को वॉच किया मैं इतने टाइम में और मेरे साथ जुड़े हुए। और दूसरा मकसद था कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए। एज ए ब्रिटिश पाकिस्तानी मैं क्या सोच रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि जब मैं 13 साल की आई थी तो अपने साथ मैं 10वीं क्लास में मैट्रिक में छोड़ के आई थी। तो मुझे इतना प्यार था पाकिस्तान से कि मैंने जो अपनी वो किताबें थी ना मैट्रिक की, वो साथ लेके आई थी यूके में।
मैं अपने वालिद वालदा को कहती थी कि मैंने यूके में नहीं रहना, मैंने वापस चले जाना है। तो जैसे बच्चे को बुला बुला के यहाँ माँ बाप मना के रखते हैं, मैं कहती थी मुझे पाकिस्तान जाना है। मैं हर वक्त रोती रहती थी, डिप्रेस हो गई थी कि मेरे सारे फ्रेंड्स उधर हैं। और इन दूसरी तरफ मौसम के लिहाज से बच्चों को तो पाकिस्तान ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मौसम अच्छा होता है और जो लाइफ वहाँ होती है, बाहर खेलना कूदना, फ्री लाइफ। यहाँ तो बच्चों के को लाइफ इतनी पसंद नहीं आती जो बाहर से आते हैं अचानक। मुझे तो नहीं आई थी स्टार्टिंग में, बाकी का मुझे नहीं पता। तो मैंने बहुत कम उम्र में फिर जॉब स्टार्ट कर दी और 27 साल से मैं नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ। 17 मैंने जॉब स्टार्ट की थी और विदाउट इवन वन डे गैप मैंने काम किया इतने सालों। और रिसेंटली हेल्थ इश्यू की वजह से मैंने काम छोड़ दिया, तो ज़्यादा मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ सोशल मीडिया पर। तो मैंने चैरिटी शुरू की थी जिससे मैं पाकिस्तान में जो है बहुत सारे गरीबों की मदद करती हूँ। और ये यूट्यूब पे ही मैंने वीडियो देखी है, इधर जब गरीबों की वो लोग, एक चैनल था उस पर मदद मांग रहे थे, वो उस पर वीडियो डालते थे, तो उनको देखा, तो वहाँ से मैंने जो है काम शुरू किया रहीम खान के अंदर। तो टू बी ऑनेस्ट मेरी चैरिटी ऐसी नहीं है कि मैं दूसरे लोगों से, बाहर के लोगों से या पब्लिक से फ़ंड लूँ। मेरे दिमाग में एक ऐसा आया कि मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल है, तो मेरी फैमिली भी अच्छी खासी बड़ी है। तो ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, सब लोग जो है डोनेट करते हैं चैरिटीज़ को। तो हम बड़ी बड़ी चैरिटीज़ को देने के बजाय ख़ुद क्यों ना कुछ करूं मैं इस पाकिस्तान के लिए। तो मैंने वो एक सिलसिला शुरू किया जिसमें सिर्फ मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरी जो सहेलियाँ वगैरह हैं और उनके साथ जिनके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ है वो शामिल हैं। तो इसलिए जब से मैं पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा यूट्यूब पे देखने लगी और मतलब अपडेट रखने लगी, तो जो करंटली सिचुएशन है पाकिस्तान की वो देख के दिल बहुत दुखता है। ऑल्दो कि मेरा वहाँ कोई नहीं है पाकिस्तान में अपना, जैसे बहन हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है नज़दीक का रिश्ता जिससे मुझे उनको बुरे मुश्किल हालात में देख के दुख हो। लेकिन जो मुसलमान बहन भाई हैं वो भी मेरे अपने, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ और मुसलमान हूँ और वहाँ मैं पैदा हुई हूँ पाकिस्तान में। तो इस वजह से बहुत दिल दुखता है। तो अच्छा वापस आती हूँ कि मैं 1991 में आई थी, तो 33-34 साल में सिर्फ 3-4 बार पाकिस्तान जाना हुआ। और हर बार 2 हफ्ते रहे या 1 वीक तक पाकिस्तान जाना हुआ कि 1 वीक की हॉलीडे के लिए गए या 2 के लिए गए। तो 2 दफ़ा जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फिर उसके साथ मैं एंड पे समरी करूँगी कि जो करंट हालात हैं उसके साथ लिंक करके। आई थिंक 2012 में जब मैं गई पाकिस्तान, तो मैं अकेली गई थी पाकिस्तान। मेरे साथ इधर से ट्रैवल करने के लिए कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड नहीं थे या कोई वालिद साहब या मेरा भाई, इस तरह कोई नहीं था, तो मैं अकेली थी। तो आई थिंक उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत हुई होगी, क्योंकि जब मैं गई पाकिस्तान तो मैं बहुत खुश थी। क्योंकि जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी तो वहाँ कोई भी ऐसे, जब वो कुल्ली होते हैं ना आके आपको घेर लेते हैं कि आप हमारे साथ चलें, हम आपको बाहर लेके जाएंगे, इस तरह आपका सामान निकलवा देंगे। तो मैं ऐसे फील कर रही थी कि मैं जैसे यूरोप में आ गई हूँ और एयरपोर्ट पे उतरी हूँ। तो मैंने अपना सामान उठाया और वो क्या कहते हैं, चेकिंग करा के, चेकिंग आउट करा के बाहर निकल गई। बाहर फैमिली खड़ी थी। जब वापसी पे आई, बात वहाँ से शुरू होती है। जब वापसी पे आई मैं वापस, तो फैमिली ने से मुलाकात करके जब हम अंदर आए, तो एयरपोर्ट के अंदर आते हैं तो एक लाइन लगी होती है, तो सभी वहाँ खड़े होते हैं, कहते हैं कोई टिकट ले रहे हैं ना। तो मैंने सोचा कौन सा टिकट ले रहे हैं, तो कहते हैं कि अगर ये टिकट आप ले लें, यहाँ पैसे देने पड़ते हैं, मतलब बेसिकली रिश्वत देनी पड़ती है। ये टिकट ले लें तो आपका सामान जो है ना वो नहीं खोलेंगे आगे, जो यहाँ से स्कैनिंग पे जाता है ना
जहाँ वज़न करते हैं और स्कैन करते हैं वहाँ पे वे आपके लगेज को। तो वहाँ से जब गुज़रेगा तो वो लोग आपका सामान खोलेंगे नहीं, अगर आप यहाँ पैसे पे कर देंगे तो बहुत सारे लोग जो थे वो पास से गुज़र भी रहे थे, और कुछ लोग थे वो जो टिकट कटवा रहे थे कि उनका सामान ना खोला जाए। तो या जिन लोगों का सामान ज़्यादा था तो वो टिकट ले रहे थे कि उनका सामान ना खोला जाए। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मेरे पास तो मैं अकेली औरत हूँ और छोटा सा मेरा बैगेज है, और उसमें मेरे पास कोई बैगेज भी ज़्यादा नहीं है, और एक छोटा सा सूटकेस है और उसमें मेरे छोटे सिर्फ मेरे कपड़े हैं, और ऐसी कोई चीज़ है नहीं, तो मैं क्यों पैसे दूँ हाँ रिश्वत के, और मैं निकल जाती हूँ सीधी जो है ना आगे जाके वज़न चेक करवा के निकल जाती हूँ। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो मुझे कहने लगा, आदमी जो आगे खड़ा था काउंटर पे, कि आपने टिकट लेना था, अब आपका सामान खुलेगा। मैंने कहा क्यों, अभी तो आपने मेरा सामान इसके ऊपर डाला ही नहीं है वज़न करने के लिए। जी, तो बात कर रही थी मैं कि उन लोगों को छोड़ दिया जा रहा है ये कह के कि अगर आप पीटीआई छोड़ देंगे तो आपका जो जुर्म है वो माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर आप पीटीआई नहीं छोड़ेंगे तो आपको सज़ाएं होंगी, और फ़ौजी अदालतों में आपको सज़ाएं मिलेंगी, ये होगा वो होगा। ये सब बेमकसद है। अगर आप लोग कानून की इज़्ज़त नहीं करेंगे ना खुद, तो सही तरह कानून को नहीं फॉलो करेंगे, तो जो आवाम है वो कहाँ फॉलो कर रही है, कहाँ फॉलो कर रही है। गवर्नमेंट का काम है कि जो जुर्म हो रहे हैं मुल्क के अंदर उनको कम करना, और अपने मुल्क को रूल ऑफ लॉ के ऊपर चलाना, और गरीबों को भी इंसाफ दिलाना, और जो एक लॉ का सिस्टम होता है सबके लिए बराबर हो। तो यहाँ तो वो बात हुई कि जो किसी की गुलामी के लिए तैयार हो जाए वो ठीक है, चाहे कत्ल भी कर दे, कुछ भी कर दे, उसको माफ़ी है, और वो वापस पॉलिटिक्स में या जो भी है वापस आ सकता है। और जो उनकी बात नहीं मानेगा वो जो है उसकी के लिए फ़ौजी अदालतों में ट्रायल्स होंगे और सज़ाएं होंगी। इमरान खान को लोगों के दिलों से निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे लिए तो पाकिस्तान में है नहीं कि मैंने पाकिस्तान आना है और आप मुझे अरेस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इस वक्त तो पाबंदी लगाई हुई है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना है, इमरान खान का नाम नहीं लेना है। मीडिया पे कहीं भी कोई बंदा उसका इमरान खान का नाम नहीं ले रहा, तो हम इमरान खान का नाम लेंगे। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने आगे पीछे बाहर के हालात भी देखे होते हैं, और वो पॉलिटिक्स को बिरयानी खाकर या इस तरह की जो है ना चीज़ें जो रिश्वत में दी जाती हैं उसकी वजह से नहीं सपोर्ट करते लीडरान को। वो इस वजह से सपोर्ट करते हैं कि जो लीडर हैं वो मुल्क के लिए और हमारे लिए ओवरसीज़ के लिए इज़्ज़त का बायस बन रहे हैं या नहीं, और वो क्या क्या कर रहे हैं उस लिहाज से। इमरान खान तो उसने तो वो किया जो कोई भी लीडर, किसी भी इस्लामिक मुल्क का लीडर नहीं आज तक कर सकता। उसने हमारे बहुत सारे ममालिक और बहुत सारी दुनिया, बेसिकली सारी दुनिया को दिखा दिया कि हम कौन हैं। हम मुसलमान हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। जिस बंदे ने ये बात सीना तान के की है हम उसके साथ हैं। हमारे लिए इमरान खान बहुत मायने रखता है, और मैंने तो कभी पॉलिटिक्स को सपोर्ट ही नहीं किया, मेरे तो पॉलिटिक्स में थी ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं होता कि कौन आया, किस मुल्क का कौन सा लीडर है क्या नहीं, पाकिस्तान का कौन सा लीडर है और किस मकाम पे है। लेकिन ये जब नाइंसाफ़ी हुई इमरान खान के साथ तो सब कुछ पता चला। थोड़ा बहुत यकीन माने कि मैं उस दिन बिज़ी थी, वैसे तो यूट्यूब में इतना ऑन नहीं करती, मतलब बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे होती हूँ। उस दिन बिज़ी थी जिस दिन इन्होंने इमरान खान को अरेस्ट किया, और दिन के यूके के 3 बजे थे और मुझे पता चला, और मैं इतनी रोई कि जैसे एक मतलब बहुत ज़्यादा रोना आया कि इन लोगों ने क्या किया। मतलब उसको अरेस्ट किया, इस तरह जलील करने का इन्होंने सोचा भी कैसे। मतलब एक बंदा आपका प्राइम मिनिस्टर रह चुका है
और आप उसको कानूनी तौर पे अगर उसके ऊपर कोई केस बनता है तो केस चलाएं और वो जाएगा अदालतों में, और जब वो कन्विक्ट हो जाए तभी आप उसको अरेस्ट करें। ये कोई तौर तरीका है? और इन लोगों ने खुद जो है ये फसाद फैलाए हैं, और इसके जो फसाद फैलाया है जिन्ना हाउस के बारे में, उस बारे में भी बात करना चाहती हूँ थोड़ी सी कि वहाँ मतलब जैसे यहाँ का यूके में हम रहते हैं, तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं, यहाँ तो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग ही होती है, कोई वैसे ही मतलब किला है या कुछ है तो वहाँ भी सिक्योरिटी होती है। तो यहाँ तो कोई अगर अटैक करना चाहे क्वीन का जो महल है या कुछ उसे, तो कभी भी नहीं कर सकते। क्वीन का जो पैलेस है उसके जो सोचे भी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पहुँच जाए। तो वैसे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं यहाँ, वहाँ पर भी सिक्योरिटी होती है। तो जिन्ना हाउस अगर पाकिस्तान के लिए इतना इम्पोर्टेंट था, जिसका मैं तो 34-35 साल मेरी उम्र होगी, तो मुझे तो पता भी नहीं था जिन्ना हाउस है। और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे इसका इजहार भी किया है, लोगों ने, कि लोगों को नहीं पता था कि जिन्ना हाउस है। अगर है तो जिन्ना हाउस जो है वो जिन्ना की फैमिली के पास होना चाहिए था। ये एक अलग डिबेट है, और मैं डिबेट वगैरह तो नहीं करना चाहती। मैं इस पर ओवरऑल एक ऐसे पाकिस्तानी बात कर रही हूँ, एक ऐसे आम पाकिस्तानी बात कर रही हूँ। तो वहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। क्या बात थी कि वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी? अगर आपके लिए कोई चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए सिक्योरिटी मस्ट होनी चाहिए थी। ना ही कोई सिक्योरिटी थी और ना कुछ था, और ना ही इनके पास कोई सबूत है। तो इतने ज़्यादा बेगुनाह लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, जो सपोर्टर हैं उनको भी, और जो लीडरान हैं उनको भी, और ब्लैकमेल करके जेलें भरी जा रही हैं, और अरेस्ट करके लोगों को ज़बरदस्ती जो है इमरान खान को का साथ छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला इमरान खान के साथ है, और ओवरसीज़ जो है सारे के सारे जहाँ जहाँ मुकीम हैं वो सब पाकिस्तानी जो हैं, अगर वो पाकिस्तान जाते हैं, नहीं जाते फिर भी वो पाकिस्तान से किसी तरह, जैसे मैं हूँ, मेरा कोई पाकिस्तान जाने का ज़रिया नहीं है। ज़रिया नहीं मतलब कि अब मेरी कोई फैमिली नहीं है कि मैं पाकिस्तान जाऊँ। हम इधर ही सेटल हैं। हम हॉलीडे के लिए गए, तो मैंने एक जो बार मेरे साथ हुआ वो मैंने शेयर किया आपके साथ, और एक बार फिर गई हूँ। तो तब जो हुआ था अभी 2018 में मैं गई, तो उसके साथ उस वक्त मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। तो जाते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वापसी पे हम आए तो वहाँ पे आके जो है ना, चेक इन वाले जो होते हैं वहाँ से स्कैन होके हमारा सामान निकला, तो हमारा सामान एक साइड पे कर दिया गया। और एक आदमी आया और उसने ट्रॉली में डाला, और एक साथ साइड पे जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ना रेंजेस वाले खड़े थे, तो कहते हैं आप इधर आए ये इन लोगों के पास। तो मेरे साथ दो बच्चे थे छोटे, एक 2 साल की बेटी थी मेरी, और एक मेरा बेटा था उस वक्त 10 मंथ का। तो हम वहाँ पहुँचे तो वो कहते हैं कि वो जो रेंजर वाले थे ना, खड़े थे रेंजर्स वाले, दो रेंजर्स वाले वर्दी वाले पहने। वो कहते हैं कि आप, मुझे इशारा करके कहते हैं आप बच्चों को लेके वहाँ जाके बैठ जाए। और मेरे हस्बैंड को वहाँ उन्होंने खड़ा कर लिया। बेसिकली वो मेरे हस्बैंड से पैसे मांग रहे थे, पता नहीं 10 के 15,000 रुपये, या मुझे नहीं याद कि 20,000 ऐसे। तो सामान में हमारे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने देखा जब छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में और फैमिली है, और ये लोग इतना नहीं आते, मतलब होता है ना स्टंप लगी होती है पासपोर्ट वगैरह पे, पता लग जाता है। तो वो हमें तंग कर रहे थे रिश्वत के लिए। तो मेरे हस्बैंड कम अज़ कम 45 मिनट वहाँ खड़े हैं, और सभी लोग अंदर जा रहे हैं, कोई इक्का दुक्का बंदा बाहर रह गया एयरपोर्ट पे। और मैं बच्चों के साथ एक कोने में बैठी, और मेरे हस्बैंड को बार बार इशारे कर रही हूँ, रिंग मार रही हूँ फ़ोन पे, वो जो है फ़ोन नहीं उठा रहे, और वहाँ खड़े हैं और वो आ नहीं रहे वापस। तो मेरे हस्बैंड ने को मैंने देखा कि वो जेब से ऐसे से हाथ डाल के ना पैसे ढूंढ रहे थे, कि जब हम वापस आ रहे होते हैं तो ज़ाहिर है हमने पैसे सारे खर्च कर दिए होते हैं, तो आपके पास पैसे बचते नहीं हैं। तो थोड़े बहुत थे जो मेरे हस्बैंड निकाल के दे रहे हैं। तो जब वो पैसे निकाल रहे थे और मुझे बच्चों ने इतनी देर में बहुत तंग किया हुआ था, तो मैं उठ के पास गई, तो मुझे वो रेंजर वाला इतना गुस्से से बोला, आप मोहतरमा वहाँ जाके बैठी रहे हैं बच्चों को लेके, मैं हम इनसे बात कर रहे हैं ना, हम इनसे बात कर रहे हैं। तो मुझे और गुस्सा आया। मैंने कहा क्यों नहीं, मेरे हस्बैंड को आपने 45 मिनट से इधर खड़ा किया, और मेरे बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं, और आपको चाहिए क्या? हमारे सामान के अंदर कुछ है नहीं, आपको चाहिए क्या?
तो मैं देख रही हूँ दूर से कि मेरे हस्बैंड पैसे भी आपको दे रहे हैं और किस वजह, किस चीज़ के आप पैसे मांग रहे हैं और क्या क्यों पैसे ले रहे हैं। तो बेसिकली वो ज़्यादा पैसे मांग रहे थे और मेरे हस्बैंड के पास उतने पैसे थे नहीं, और क्योंकि सारे हमने स्पेंड किए हुए थे, थोड़े सा कैश था, तो वो दे रहे थे उनको, वो नहीं मान रहे थे। तो जब मैंने मुझे ऐसे गुस्से से कार में जाके बैठ की, तो फिर मैंने अपने बैग में हाथ मारा कि देखने के लिए कि कोई कैश है, अगर रुपीज़ में तो मैं दे देती हूँ हस्बैंड को, अगर नहीं है तो जाके फिर मैं बात करूँ कि हमारी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। तो जब मैंने देखा तो मेरे पर्स में तो कोई भी रुपीज़ नहीं थे कि मैं उनको देती। तो सारा पर्स चेक करने के बाद मुझे कुछ पता नहीं 20 पाउंड मिल गए मेरे के 30 पाउंड ऐसे एंड पाउंड के जो थे मनी नोट्स में, वो मैं जाके वहाँ दिए। और मैंने कहा कि देखिए हमारे पास तो रुपीज़ है नहीं और ये बचे हुए हैं, ये ले और हमें जाने दें, और वैसे ये बनते नहीं है, मैं आपकी कंप्लेन करूँगी। तो मेरे हाथ में ब्रिटिश पासपोर्ट था और मेरे हस्बैंड के हाथ में जो है पासपोर्ट पाकिस्तानी था। तो उन्होंने उनको रोक लिया वहाँ और सामान रखा और धमकियाँ दे रहे हैं, हम सामान खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपने पैसे देने हैं। तो हमने कहा हमारा सामान ओवरवेट भी नहीं है, पर आपने खोलना है तो खोलो। जी, तो बेसिकली वो मेरे हस्बैंड को जो है तंग कर रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट था और रिश्वत लेना चाहते थे। तो ओवरऑल सम अप ये करती हूँ कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान चल रहे हैं, ये सब जो है ना, गवर्नमेंट के जो जितने भी इदारे हैं सब मेरी नज़र में सब बदनाम है। चाहे वो पुलिस है, चाहे वो आर्मी है, चाहे जो भी है, क्योंकि वो एक तो वो गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाहें लेते हैं और दूसरा जो है वो लोगों से रिश्वतें लेते हैं। और वो जैसे ये पॉलिटिक्स वाले हैं, ये ज़ाहिर है जब वहाँ से उन्हें नज़र आता है कि कोई रिश्वतखोर जो आएगा, बनेगा प्राइम मिनिस्टर, वो खुद भी खाएगा और लूटेगा मुल्क को और हमें भी मौका देगा। इमरान खान ने वो करना नहीं, क्योंकि इमरान खान ने बाहर ज़िंदगी गुजारी है और उस हिसाब से इमरान खान जो है वो जो नॉर्मल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर गुजरे उनके जैसे नहीं हैं, और उन्होंने वो ना खुद खाना है इस तरह रिश्वत लेके और मुल्क को लूट के, और ना ही किसी को लूटने देना है, जिसकी वजह से ये इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। और इस तरह लोटे जो हैं वो उनको ब्लैकमेल करके ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है पार्टी छोड़ देंगे तो आपके ऊपर जो केस बनता है वो हम माफ़ कर देंगे, मतलब जिनाह हाउस को जलाने का। तो जिनाह हाउस अगर इम्पोर्टेंट था तो उसकी सिक्योरिटी कहीं कहाँ थी उस दिन, उसमें पुलिस कहाँ थी, वैसे भी जो एवरेज सिक्योरिटी होती है वो कहाँ थी। और डायरेक्ट होनी चाहिए ऐसी जगहों की सिक्योरिटी कि अगर कोई बात हो जाए, हमला हो जाए या कोई भी हादसा हो जाए, तो वहाँ पे जो भी आपके बंदे रखे हुए हैं वो फ़ोन उठाएं, तो पुलिस और रेंजर्स ये जल्दी पहुँचने चाहिए ना प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी जगह को। तो वो उस वक्त कहाँ थे और वो क्यों नहीं बुलाए गए थे, इससे पहले कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता, वो वहाँ क्यों नहीं पहुँचे थे। और बाकी का जो है जिस तरह ये चाहते हैं कि इमरान खान को बदनाम करके मार देंगे, ये कर देंगे, वो नहीं, जिसे अल्लाह रखे उसे कोई नहीं मार सकता। और मेरा ये कहना है कि एज ए पाकिस्तानी, मैंने जब से ये इमरान खान को उतारा गया 1 साल से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में मैंने देखा और न्यूज़ देखे, सब कुछ देखा। वैसे मैं बात नहीं करना चाहती, हर रोज़ सोचती थी कि मैं इसके ऊपर व्लॉग करूँगी, लेकिन नहीं किया। अगर आप पाकिस्तानी हैं, कहीं भी हैं दुनिया में रह रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में, ज़रूर मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप जब जाते हैं पाकिस्तान में तो आपके साथ क्या होता है। मतलब मेरा जो 33 साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत बुरा ही रहा। तो हम जैसे जो पाकिस्तानी बाहर होते हैं वहीं पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, कमाते हैं और मुल्क के लिए जो है हम दिल में जगह रखते हैं। बाकी जो वहाँ हैं आज तक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन रहे, उन्होंने तो पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो इमरान खाफी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो इसका इम्पैक्ट जो है बहुत बुरा होने वाला है। जैसे कि मैंने खुद डिसाइड किया है कि पहले तो हम सोच रहे थे कि हम पाकिस्तान में घर बनाएं और वहाँ हम बच्चों को मतलब लेके जाया करें हॉलीडे वगैरह के लिए। इसके बावजूद कि हमारी कोई फैमिली नहीं है वहाँ,
लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जिस मुल्क में अगर आप 33 साल में 2 बार जाएं और इस तरह आपको एयरपोर्ट पे तज़लील का सामना करना पड़े, और वहाँ क्या होगा। और इस वक्त जो मीडिया पे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा मसरूफ़ है, जिस दिन से पीडीएम आई है, जिस दिन से ये पीडीएम आई है, कर ये जीतना चाहते थे आवाम का दिल, तो इन्होंने करना था आते ही कि हमने मुल्क को कैसे बेहतर करना है, हम एक्सपीरियंस गवर्नमेंट है, हम ये करेंगे वो करेंगे, और करके दिखाते। इन्होंने सिर्फ बातें की हैं, बल्कि यहाँ तक कि गरीबों के मुंह से निवाला भी छीन लिया है। तो जो गलत कर रहे थे या गलत थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे या नहीं ताल्लुक़ रखते थे, उस दिन उनको तो उसके मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ कि जो नॉर्मली जुर्म होते हैं, जराइम होते हैं, कोई कत्ल भी कर दिया जाए हो जाए, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। वहाँ की पुलिस रिश्वत लेती है, उल्टा अगर किसी के साथ कोई जुल्म हो जाता है तो रिश्वत लेके केस दायर करते हैं, और बंदा जो है ना कंगाल ही हो जाता है। और गरीब आवाम का तो इस वक्त बहुत बुरा हाल है। तो लोग खाने के लिए रो रहे हैं 2 वक्त का। तो इस तरह जो जुल्म मचाया हुआ है पाकिस्तान में, वो देखते हैं हम सोशल मीडिया पे, तो बहुत गुस्सा आता है इनके रियासती निज़ाम पे। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब इंसान आला तालीम हासिल करता है, तो वो एक एक बेहतर इंसान बनता है आम इंसान से, और उसकी जो सोच होती है वो दूसरों से बेहतर होती है। तो यहाँ तो सब कुछ ही गड़बड़ है, सब कुछ उल्टा है। जितने भी तालीम याफ्ता लोग हैं वो बहुत गलत फ़ैसले कर रहे हैं, और किसी को भी आवाम का एहसास नहीं है, और अपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं उस चीज़ का एहसास नहीं है। तो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ आज की इस व्लॉग को। इसका पार्ट 2 भी अपलोड होगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। तो मैं इंशाल्लाह ताला दोनों को इकट्ठे अपलोड करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सब अपने ख़यालात का इज़हार करें। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने चैनल सब ने बनाए हुए हैं आजकल, और चाहे टिकटॉक है, चाहे फेसबुक है, यूट्यूब है, जहाँ भी है, अपने सोच का, अपनी राय का इज़हार करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और अगर आप ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ से आप आवाज़ उठा सकते हैं गरीबों के लिए और किसी के लिए, तो ज़रूर आवाज़ उठाएं। इस वक्त तो ना ही पीटीआई बात कर रही है कि अगर हम पावर में आए तो हम क्या ऐसा करेंगे जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। ना ही कोई भी और जो पार्टी है, पीडीएम है, बेनज़ीर भुट्टो की जो है पीपीआई, मुझे तो इनके नाम भी नहीं आते, इतनी ज़्यादा पार्टियां हैं, उनके भी कोई भी ऐसा बात नहीं कर रहा कि वो आवाम के लिए क्या करेंगे। और मुझे तो उन गरीबों की सोच सोच के बहुत परेशानी होती है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी थोड़ी बहुत बात किया करें सोशल मीडिया पे कि, और जो ये पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। जब इमरान खान आपके लिए ट्रॉफियाँ जीत के लाता था, जब पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त का बायस बनता था, और अब भी है ऐसा, उसने कुछ नहीं कर दिया कि जिससे वो ना इज़्ज़त का बायस बने। तब वो अच्छा था, आज अच्छा नहीं है। तो क्योंकि वो आ गया पावर में, तो उसने ये रिश्वत का जो बाज़ार गर्मा है पाकिस्तान में, और लूट मार का जो सारे इदारे और सारे मिल के जो चोर इकट्ठे हुए हुए हैं, वो बंद हो जाएगा, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए जो है ना ये ऐसा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरा पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, तो वो भी व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।